हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट दृष्टि कपूर एक और नए केस के साथ लौटी हूँ जो है टेरेसिटा बासा का। टेरेसिटा बासा, जिसका जन्म 1929 में फिलीपींस में हुआ था। वो एक वेल टू डू फैमिली से थी। उसे बचपन से ही म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था और उसे पियानो बजाना बहुत पसंद था। टेरेसिटा का एक क्लियर गोल था कि उसे अपनी लाइफ में म्यूजिक परस्यू करना है, पर वो फिलीपींस से थी और फिलीपींस में बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी। तो वो डिसाइड करती है कि वो शिकागो मूव करेगी। अपना घर परिवार सब छोड़कर वो 30 की उम्र में शिकागो आ जाती है अपने सपनों को उड़ान देने। म्यूजिक में वो मास्टर्स परस्यू भी कर लेती है, पर चीजें इतनी आसान नहीं थी। जैसे फिलीपींस में हुआ वैसे ही शिकागो में भी हुआ। उसे अपॉर्चुनिटीज इतनी मिली नहीं म्यूजिक में। उसे अपना ये इंटरेस्ट और अपना ये म्यूजिक का करियर छोड़ना पड़ता है। वो बहुत दुखी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था, वो एक नई जगह पर थी और अब उस नई जगह पर जिस चीज के लिए वो आई थी वो कर नहीं पा रही थी। पर टेरेसिटा हार नहीं मानती। वो एक लोकल हॉस्पिटल जिसका नाम था एजवाटर हॉस्पिटल, वहां ज्वाइन करती है एज अ नर्स। वो डेडिकेटेड तो हमेशा से ही थी, तो वो धीरे धीरे काम करते हुए उस हॉस्पिटल में एक रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट बन जाती है। उसके कलीग्स उसे एक बहुत ही चुपचाप लड़की बताते थे जो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देती थी और ना कि आसपास की गॉसिप्स पर। और एक और चीज, वो अपनी हॉस्पिटल की जॉब के साथ अपने म्यूजिक के करियर को भी उड़ान देती है। वो उसमें पीएचडी परस्यू करती है और साथ में अपने नेबर्स के बच्चों को फ्री पियानो भी सिखाती थी। 21 फरवरी 1977 रोजमर्रा का दिन था। टेरेसिटा अपने घर से निकलती है हॉस्पिटल जाने के लिए। कुछ 5:30 तक शाम के वो अपना सारा काम खत्म करके घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचते ही वो अपनी दोस्त को कॉल करती है जो थी रूथ लॉयब, और उसे कॉल पर बताती है कि वो अपने घर पर किसी को एक्सपेक्ट कर रही है, एक मेल विजिटर जो उसका टीवी ठीक करने आएगा। यही थी टेरेसिटा की आखिरी बात जो किसी ने उससे करी थी और किसी ने उसे आखिरी बार सुना था। 21 की रात को टेरेसिटा के नेबर्स देखते हैं कि उसके घर से धुआं आ रहा है। वो जल्दी से फायर ब्रिगेड को कॉल कर देते हैं। जैसे ही वहां की आग को बुझाया गया तो कुछ ऐसा सामने आया जिससे सबके होश उड़ गए। उस घर में टेरेसिटा की बॉडी मिलती है बेड पे रखे मैट्रेस के नीचे। उस मैट्रेस पे जानबूझकर आग लगाई गई थी। टेरेसिटा की बॉडी बहुत ही बुरी हालत में थी। वो नेकेड थी। उसके चेस्ट पर एक नाइफ को गाड़ा हुआ था। शी वॉज स्टैब्ड। पर ऐसा क्या हुआ था कि ऐसी हालत में टेरेसिटा मिली और ऐसी मौत दी गई उसे? क्योंकि टेरेसिटा नेकेड मिली थी तो सबको लगा ये शायद एक सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब पता चला ऐसा नहीं था। तो फिर असली वजह क्या थी? पुलिस ने बहुत जांच की पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ एक सुराग, जो था टेरेसिटा की डायरी में रखा हुआ एक नोट जिस पर लिखा था गेट टिकट्स फॉर एएस। पर ये एएस कौन था? क्या ये कोई इंसान था या किसी कंपनी के इनिशियल्स? पुलिस ने बहुत जांच की, टेरेसिटा के फ्रेंड्स, फैमिली से भी पूछा एएस के बारे में, पर कोई जानकारी बाहर नहीं आई। पुलिस को ना चाहते हुए भी इस केस को बंद करना पड़ा। पर सब कुछ तब बदल जाता है जब 6 महीने बाद, जब यह केस एक कोल्ड केस बन चुका था, तब एक आदमी सामने आता है जो था डॉक्टर होजे चुआ। डॉक्टर होजे पुलिस को बताते हैं कि उनकी वाइफ रेमी, जो टेरेसिटा के साथ एजवाटर हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट थी, उसे टेरेसिटा ने 3 बार पोजेस किया था। स्ट्रेंज राइट? इस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल था, पर वो बताते हैं कि जब भी उनकी वाइफ रेमी पोजेस हो रही थी
तब वो टैगलॉग में बात करती थी, और टैगलॉग नेटिव लैंग्वेज है फिलीपींस की, और टेरेसिटा भी एक फिलिपिनो थी। सबसे पहले जब रेमी पोजेस हुई थी तब डॉक्टर होजे को उसने ये कहा था, डॉक्टर मुझे आपकी मदद चाहिए। जिस आदमी ने मेरा मर्डर किया है वो अभी भी आज़ाद घूम रहा है। डॉक्टर होजे बहुत कंफ्यूज थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो इस चीज़ पर कैसे विश्वास करें। पर जब वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहती है आकोसी टेरेसिटा बासा। आकोसी का मतलब होता है आई एम। वो बताती है कि मैं हूं टेरेसिटा बासा। एक्सेंट, लैंग्वेज चेंज कैसे हो सकती है किसी एक इंसान की अगर वो ये सब नाटक भी कर रहा हो तो। हैरानी की बात ये थी कि जब भी टेरेसिटा पोजेस कर रही थी रेमी को, तो वो एक ही चीज कह रही थी बार बार कि जिसने मेरा मर्डर किया है वो है एलन शौरी। एलन शौरी से कुछ क्लिक हुआ होगा आपको। एलन शौरी मतलब AS। वो बताती है कि एलन ही था जिसने उसका टीवी रिपेयर किया था। उसके बाद वो एक चाकू से उस पर हमला कर देता है और उसकी ज्वेलरी चुरा लेता है। स्टोरी पर बिलीव करना बहुत ही मुश्किल था पुलिस के लिए। किसी आत्मा ने आकर बताया कि उसका मर्डर किसने किया है, और ये चीज़ बहुत ही स्ट्रेंज थी। पर उससे ज़्यादा स्ट्रेंज ये था कि जो नाम उस आत्मा ने बताया था वो AS से मिल रहा था। तो पुलिस ने सोचा कि एक बार तो इसकी जांच की जाए, और वो एक और चीज देखते हैं कि डॉक्टर होजे की जो फैमिली थी, पहली बात तो वो सब डॉक्टर्स थे, एक अच्छा बैकग्राउंड था, अमीर थे, तो उनके पास ऐसा कोई रीजन नहीं था कि वो आके ऐसा नाटक करें। तो पुलिस इन सारी चीजों को देखते हुए जांच शुरू करती है। पता चलता है जो एलन शौरी था वो रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन था, उसी सेम हॉस्पिटल में जहां रेमी और टेरेसिटा काम करते थे। अब क्योंकि टेरेसिटा एक रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट थी और एलन एक रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन, एलन फाइनेंशियली बहुत ही सफर कर रहा था, तो टेरेसिटा उसकी मदद करती है। वो अपने छोटे मोटे काम उससे करवाती थी और उसके अच्छे खासे पैसे दिया करती थी उसे, ताकि एलन की फाइनेंशियली हेल्प हो जाए। पुलिस जैसे ही एलन के घर जाती है तो वहां पर मिलती है उसकी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम था यांका कालमुक, जो प्रेग्नेंट थी। पुलिस को एलन के घर से, या कहें उसकी गर्लफ्रेंड के पास से, एक पर्ल रिंग मिलती है और एक जेड का पेंडेंट, और वो सब टेरेसिटा का था। जब टेरेसिटा ने रेमी को पोजेस किया था तो उसने एक और चीज कही थी। उसने ये तो बताया था कि उसकी ज्वेलरी चोरी हुई है, साथ में उसने ये भी बताया था कि अगर आपको जानना है कि वो मेरी ज्वेलरी है कि नहीं तो आप मेरे कजन से पूछिएगा। और जब वो ज्वेलरी उसकी कजन को दिखाया गया तब वो बता देती है कि वो सब टेरेसिटा का ही था। एलन की गर्लफ्रेंड से जब पूछा गया इस ज्वेलरी के बारे में तब वो बताती है कि एलन ने उसे एक लेट क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर ये गिफ्ट दिया था। अब इनिशियली जब एलन से पूछा गया कि क्या उसने ये मर्डर किया है, अब वो मना कर देता है। पर जब पुलिस उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है तब एलन मान लेता है, वो कन्फेस कर देता है कि उसी ने ही ये मर्डर किया था। वो बताता है कि वो गया था उसके घर टीवी रिपेयर करने, फिर उसके बाद वो एक चाकू से उस पर हमला करता है और फिर उसकी ज्वेलरी चुराने के बाद उसके घर में उस मैट्रेस पे आग लगा देता है। ऐसा केस ना सामने कभी आया था और शायद ना ही कभी आए। एलन के लॉयर्स कहते हैं इस केस को डिसमिस करने के लिए, क्योंकि जब उसे अरेस्ट किया गया था तो वो किस बुनियाद पे किया गया था, एक आत्मा के कहने पे, जो बहुत ही स्ट्रेंज था। तो वो मना करते हैं, वो इस केस को डिसमिस करने को कहते हैं। पर जो कोर्ट का जज होता है वो कहता है कि ये ट्रायल रखा जाएगा, क्योंकि चाहे इनिशियली ये आत्मा का ही एक संदेश कह ले, ये था एक संदेश, पर
जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो ज्वेलरी मिली उसके घर से, वो एक कड़ा सबूत था ये दिखाते हुए कि एलन इस जुर्म में शामिल था। तो इसलिए वो जज कहते हैं कि इस ट्रायल को किया जाएगा। फाइनली अक्टूबर 1978 में ट्रायल स्टार्ट होता है। एलन उसमें कन्फेस करता है कि उसने ये मर्डर किया ही नहीं। जब वो पुलिस कस्टडी में था तब पुलिस ने उसे धमकाया था कि अगर वो कन्फेस नहीं करेगा तो उसकी जो प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड है उसे वो अरेस्ट कर लेंगे। अब जो जूरी होती है वो वर्डिक्ट पे राजी नहीं हो पा रही थी, तो इस वजह से इस ट्रायल को एक मिस ट्रायल घोषित कर दिया जाता है। इसके अगले महीने फिर से एक नया ट्रायल किया जाता है, पर इस बार एलन अपनी प्ली चेंज कर लेता है। वो मान लेता है कि उसी ने ही टेरेसिटा को मारा था। एलन शाउरी को 14 साल की जेल होती है, मर्डर, चोरी और आर्सन के चार्जेस पर। इस ट्रायल को बहुत ही पब्लिसिटी मिली, बहुत सारे लोग इस केस में इंटरेस्टेड थे। क्या एक आत्मा ने अपना केस खुद सॉल्व करा आके? क्या ऐसा सही में हो सकता है? एक और चीज थी सोचने वाली, वो थी रेमी। क्या रेमी भी इस केस में एलन के साथ मिली हुई थी? क्या साथ में उन्होंने मिलकर ये प्लान एग्जीक्यूट किया था? पर क्योंकि एलन हॉस्पिटल में बहुत बार कंप्लेन कर चुका था रेमी के काम को लेकर, तो शायद इस वजह से उसने सारा ब्लेम एलन पर ही डाल दिया हो। ऐसी चीजें बहुत बार आई थी। इवन एलन के लॉयर्स ने भी रेमी पर ही चार्ज लगाया था कि वही असली किलर है, पर ये सारी चीजें सब स्पेक्यूलेशंस थी। रेमी कभी भी इस केस में सस्पेक्ट नहीं थी। इसके बाद रेमी ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था अ वॉइस फ्रॉम ग्रेव, जो बहुत ही फेमस हुई थी। उसमें वो बताती है कि कैसे इस केस के खत्म होने के बाद उनके साथ कोई और ऐसी सुपरनैचुरल पोजेशन एक्टिविटीज नहीं हुई थी। 1983 में, यानी कुछ 6 साल बाद इस केस के, एलन शाउरी को भी जेल से रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद वो अपनी लाइफ बहुत शांति से गुजारता है। क्या सही में टेरेसिटा बासा अपनी कब्र से उठकर आई थी अपने मर्डरर को पकड़वाने के लिए? पर जो भी कहो, ये केस उसी की वजह से सॉल्व हो पाया। तो दोस्तों, यही थी कहानी टेरेसिटा बासा की। ये कहानी तो यहीं पर समाप्त होती है, पर हमारी कहानी जारी रहेगी। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में एक और नए क्राइम केस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।